नमस्कार दोस्तों। 22 फरवरी 2022 यह वह दिन था जिस दिन लगभग 15 करोड़ पॉपुलेशन वाली कंट्री ने लगभग 4.5 करोड़ पॉपुलेशन वाली एक कंट्री पर अटैक किया। शायद उसे ही नहीं, सभी देशों को लगता था कि ये महज 4 से 5 डेज में वॉर समाप्त हो जाएगा, पर दिन से महीने और महीने से वर्ष बीतने को आया। इस वॉर का एंड रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रसिया और यूक्रेन के चल रहे इस भीषण वॉर के बारे में। चलिए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि यह वॉर स्टार्ट क्यों हुआ और इस वॉर का एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। अगस्त 1991 यह वह वर्ष था जिस वर्ष यूक्रेनियंस ने यूएसएसआर से अलग एक नई कंट्री की मांग की। यूएसएसआर ने उसी वर्ष दिसंबर माह में एक जनमत संग्रह कराया जिसमें 90% यूक्रेनियंस ने एक अलग कंट्री के पक्ष में वोट दिया। अगले ही दिन बोरिस एल्त्सिन, जो कि यूएसएसआर के चीफ थे, उन्होंने यूक्रेन को एक अलग कंट्री के रूप में मान्यता दे दी और क्रीमिया को उसे आधिकारिक तौर पर दे दिया। इसका कारण यह भी था क्योंकि 1954 में निकिता क्रुश्चेव, जो कि यूएसएसआर की चीफ मेंबर थी, उन्होंने क्रीमिया को यूक्रेन को गिफ्ट में दे दिया था। शुरुआती दिनों में यूक्रेन और रसिया दोनों ही काफ़ी अच्छे मित्र थे। वरन रूस जो है यूक्रेन को अपनी ही कंट्री का हिस्सा मानता है। आधा भाग यूक्रेन का रूस में आता भी है। तो समय बीतता गया। शुरुआती दिनों में ये काफ़ी अच्छे मित्र थे। उसके बाद समय आया 2004, जब विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने। विक्टर यानुकोविच रूसी समर्थक माने जाते हैं। इसका लोगों ने अर्थात यूक्रेनियंस ने बहुत विरोध किया। इसका कारण यह था क्योंकि वो लोग रिकाउंटिंग की मांग कर रहे थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस विरोध के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ बताया। उसके बाद फिर जो है 2008 में अपोजिशन लीडर विक्टर यूसेनकोव ने संसद में नाटो में शामिल होने की यूक्रेन के बारे में बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका समर्थन किया, किंतु रसिया ने इसका विरोध किया। रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। उसके कुछ दिनों बाद नाटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की घोषणा कर दी, जिसका रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने विरोध किया और अगले ही दिन जॉर्जिया पर हमला कर दिया। महज 4 दिनों के अंदर ही जॉर्जिया के लगभग 2 इलाकों पर रूसिया ने अधिकार कर लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि काफ़ी दिनों तक नाटो में शामिल होने की बातचीत पूरी तरह से शांत हो गई थी। 2010 में एक बार फिर से विक्टर यानुकोविच की भारी बहुमत से जीत हुई। उन्होंने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। 2013 में यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन के मध्य एक समझौता होने वाला था, जिसमें यूक्रेन को लगभग 15 अरब डॉलर का आर्थिक मदद मिलने वाला था। किंतु यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच इस पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए, जिसका लोगों ने बहुत अधिक विरोध किया। विरोध प्रदर्शन इतना अधिक बढ़ गया कि उसके कुछ दिनों बाद ही विक्टर यानुकोविच को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। आगे यूरोपीय यूनियन की सत्ता आई तो क्रीमिया पर कुछ आतंकवादियों ने आर्मी की ड्रेस में हमला कर दिया और उसकी संसद पर अपना पूरा अधिकार कर लिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह आतंकवादी उनके द्वारा भेजे गए थे। उसके बाद फिर वहाँ पर क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें लगभग 97% यूक्रेनियंस ने रसिया में शामिल होने के पक्ष में वोटिंग की और उसी दिन क्रीमिया आधिकारिक तौर पर रूस का हो गया। उसी दिन शाम को ही जो है यूक्रेनियंस जो कि क्रीमिया में रहते थे, उन्हें लगभग जिनकी संख्या 25,000 थी, उन्हें क्रीमिया छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि क्रीमिया पर रूस का अधिकार होने से वहाँ का माहौल शांत हो गया। उसके पश्चात डोनबास के इलाके, जिनमें डोनास्क और लुहांस आते हैं, उन पर भी आतंकवादियों ने हमला किया और उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों पश्चात जब 2019 में जेलेंस्की की सरकार आई, तो जेलेंस्की ने यह वादा किया कि वो
यहाँ के माहौल को फिर से पुराने जैसा कर देंगे। डोनबास और लुहांस्क के इलाकों को उन्होंने प्रमुखता दी। जैसे ही जेलेंस्की की सरकार बनी, नाटो में शामिल होने की बातों में तेजी आ गई, जिसका नाटो में शामिल होने की इस बात का रसिया ने काफ़ी अधिक विरोध किया। नवंबर 2021 में जब यह बात तेज होने लगी तो सैटेलाइट के माध्यम से देखा गया कि रसिया अपनी आर्मी को यूक्रेन के बॉर्डर पर उतार रहा है, जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा जेलेंस्की पर। 22 फरवरी 2022 यह वह दिन था जिस दिन यूक्रेन और रसिया का वॉर स्टार्ट हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जब वॉर स्टार्ट हुआ तो दोनों कंट्रीज कहां पर लाई करती थी, ये समझने के लिए आप एक छोटा सा वीडियो देखिए। हम आते हैं 2 सितंबर 2022 को। इस दिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा की। पार्शियल मोबिलाइजेशन क्या होता है, ये समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मोबिलाइजेशन क्या होता है। मोबिलाइजेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पार्शियल मोबिलाइजेशन, दूसरा होता है फुली मोबिलाइजेशन। पार्शियल मोबिलाइजेशन का मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी भी तरह से आर्म्ड ट्रेंड हैं, उन्हें कंट्री को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं होती है और साथ ही उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। और दूसरा होता है फुली मोबिलाइजेशन। फुली मोबिलाइजेशन का मतलब होता है ऐसे सभी लोग, ऐसे सभी यूथ जो 18 प्लस हैं, उन्हें देश को छोड़ने की अनुमति नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा की, No time for speeches, only hasty goodbyes and tearful farewells as citizens called up to fight in Vladimir Putin's war head off to training camps. For loved ones left behind, the cold grip of fear. Putin's men have not been faring well on Ukraine's battlefields. Russia estimates. उसके बाद लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद रूसिया पीछे हट रहा है, लेकिन यह पुतिन का एक प्लान था जिसका आपको एक वर्चुअल रिजल्ट सामने आया दिखा होगा। 13 सितंबर की न्यूज़ है जिसमें कहा गया कि रसिया ने एक दावा किया, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खार्किव के इलाकों पर अब रूस का अधिकार हो गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि अब यह रूस के अंग हैं और यदि इन पर कोई अटैक करता है तो वो रूस पर अटैक माना जाएगा। उसके बाद के जब वहाँ पर उस पर अधिकार रूस ने कर लिया तो लगभग यूक्रेन के 20% इलाकों पर अब रूस का अधिकार हो गया है। यही वास्तविकता थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि उन्होंने खार्किव के जो भी इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने जन संग्रह करवाया और उसमें लगभग लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोटिंग की। इसी वजह से उन्होंने इन सभी को रूस में शामिल कर लिया और वहाँ के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने एक सेलिब्रेशन भी किया, जिसकी वीडियो आप आगे देख सकते हैं। Прямо сейчас трансляция из Георгиевского зала Кремля.
हालांकि अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा कंट्री विनर है, लेकिन एक्सपर्ट की राय के अनुसार हम विनिंग अमाउंट को 3 तरह से डिवाइड कर। पहला होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब ये होता है जिसके वार वही स्टार्ट करता है जिसके पास पावर ज़्यादा होती है। जैसे आपको किसी से लड़ाई करनी है तो सिंपल सी बात है, आपके पास पावर ज़्यादा होगी तभी आप उससे लड़ाई करोगे। तो इस मामले में हम बात करें तो रसिया आगे है। दूसरी बातचीत करें अगर यूक्रेन की, तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ मतलब लोगों में अपने लड़ने की कितना ज़्यादा उत्साह है, लोगों में फाइटिंग की कितनी ज़्यादा उत्साह है, जो लोग अपने लिए लड़ना चाहते हैं। कहते हैं ना, अपने के लिए लड़ना और अपनों के लिए लड़ना। जब हम अपनों के लिए लड़ते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ दोगुनी हो जाती है। यूक्रेनियन शायद इसी पर लाई करते हैं। तो स्ट्रेंथ के मामले में अगर बात करें तो यूक्रेन आगे है, क्योंकि आप पार्शियल मोबिलाइजेशन में देख भी रहे होंगे कि जो है रशियंस काफ़ी ज़्यादा अपना देश छोड़ने को मजबूर है। अब तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी होती है पावर। पावर का मतलब किसके पास अधिक हथियार हैं, किसी के पास आर्टिलरी गन्स कितनी ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस मामले में अगर बातचीत करें तो जो यूक्रेन है उसका यूरोपीय देश जो है, जो भी कंट्रीज हैं वो सारी इनकी हेल्प कर रही हैं। तो इस बात की क्षमता का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। फिलहाल एक्सपर्ट की जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं वो एक मात्र है जो नेगोशिएशन है, जो आने वाले रिजल्ट से लग भी रहा है कि पुतिन जी अपना कार्य तो अब कर चुके हैं। अब वो यही चाहते हैं कि नेगोशिएशन हो जाए तभी बेटर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।